नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्लास लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है। लैब असिस्टेंट ये है जियोग्राफी की क्लास, जिसमें आप लोगों के 100 MCQs होंगे। एक MCQ सेट मैंने करवा दिया है और ये पेपर सेट 2 होगा, जिसमें 100 MCQs होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। जो ऑलमोस्ट जो पूरा सिलेबस है आप लोगों का लैब असिस्टेंट का, वो इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सबको पता है सब्सक्राइब करने से क्या होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेंटल में तापमान वृद्धि का औसत अनुपात कितना माना जाता है। हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होती है। अब ये जो तापमान की जो वृद्धि है वो किस रेट से होती है, तो ये रेट आपको बतानी है। ये 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 33 मीटर है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 50 मीटर है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर है, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 10 मीटर है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि 32 मीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 32 कर लेना, तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ ये कि ये जो रेट है वो हर जगह सेम नहीं रहती है, मतलब जैसे जैसे गहराई बढ़ती है रेट भी चेंज होती चली जाती है। रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है, ये 1 डिग्री सेल्सियस, ये जो 32 है इससे नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल रूप पवन अपर्दन से निर्मित नहीं होता है। ये नहीं वाला जो चश्मा है वो आप लोगों को लगा करके जाना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो तो इसके अलावा होंगे, और एक जो होगा, सॉरी एक मिनट, कौन सा स्थल रूप पवन अपर्दन से निर्मित नहीं है, नहीं वाला देखिए, मशरूम शेल, ये पवन अपर्दन से बनती है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। यार्डंग जो है वो पवन अपर्दन से निर्मित होती है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। बरखान पवन अपर्दन से निर्मित नहीं होता है, ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन पवन का तो कार्य है ये, ध्यान रखना। बरखान जो है वो पवन अपर्दन का नहीं, पवन निक्षेपण का कार्य है, निक्षेपण का कार्य, लेकिन हमें चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है समुद्री क्लिफ, समुद्री क्लिफ जो है वो पवन अपर्दन से नहीं बनता, ये बनता है किससे, ये बनता है सी वेव्स के इरोजन से या अपर्दन से बनता है। तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। कई बार ऑप्शन जो आयोग है वो इस तरह के ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना हो समुद्री क्लिफ, हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो डिलीट होते हैं, लेकिन कई बार इन्हें क्वेश्चन को सही मान लेता है, क्योंकि बरखान भी जो है वह पवन निर्मित स्थल रूप है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना, बरखान निक्षेपण से बनता है, अपर्दन से नहीं, और समुद्री क्लिफ सी वेव से बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में न्यूनतम होती है। शुष्क प्रदेशों में न्यूनतम कौन सी प्रक्रिया होती है, शुष्क प्रदेशों में होती है लेकिन वो न्यूनतम होती है। इसका मतलब इस तरह की जो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है वो आर्द्र प्रदेशों में ज़्यादा होगी और शुष्क प्रदेशों में न्यूनतम होगी। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन या घुलन, इनमें से शुष्क शुष्क प्रदेशों में सबसे न्यूनतम कौन सी होती है, तो हाइड्रेशन जो है वो न्यूनतम होगी शुष्क प्रदेशों में, क्योंकि हाइड्रेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है काम किसका है इसमें, इसमें सारा का सारा जो काम है वो किसका है, पानी का है, और शुष्क प्रदेशों में पानी की कमी होती है, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम होती है, ओके। हालांकि ऑक्सीकरण भी न्यूनतम होता है, कम होता है, कार्बोनेशन भी कम होता है, घुलनशील भी कम होती है, लेकिन हाइड्रेशन जो है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है।
स्ट्राइक करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले बात तो शुष्क प्रदेशों में हमें ऑक्सीकरण की प्रोसेस देखने को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इतना पानी होगा ही नहीं वहाँ पर। होगा भी तो वाष्प के रूप में होगा, थोड़ा बहुत होगा। कार्बोनेशन वर्षा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नीचे की तरफ घुल करके आती है, फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स में जा करके उनको घोल देती है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि शुष्क प्रदेशों में वर्षा न्यूनतम होती है। ठीक है, हाइड्रेशन वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। एक मिनट, सी नहीं होगा इसका, इसका होगा डी, क्योंकि हाइड्रेशन भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन ये न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए पूरा पानी चाहिए होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को घोलने के लिए पानी चाहिए होता है पूरा, इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी प्रोसेसेस होती है लेकिन बहुत कम होती है। शुष्क प्रदेशों में पानी की कमी होती है, सबको पता है, इसलिए वे रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं जो जल पर निर्भर है बहुत कम प्रभावी रहती है। ऑक्सीकरण जल पर निर्भर होती है लेकिन जल बहुत कम चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है ज़्यादा ऑक्सीजन। यह प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भी हो सकती है, होती तो है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता जरूरी है और हवा में ऑक्सीजन मौजूद रहती है। कार्बोनेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, पानी की कमी होने से यह प्रक्रिया सीमित हो जाती है, ये भी न्यूनतम होती है। हाइड्रेशन, इसमें खनिज जल को अवशोषित करते हैं, शुष्क प्रदेशों में पानी की कमी होने से यह भी कम होती है। घुलन यानी कि सॉल्यूशन, यह सबसे अधिक पानी पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें बहता हुआ पानी चाहिए, खूब सारा पानी चाहिए किसी भी मिनरल को घोलने के लिए, क्योंकि इसमें खनिज सीधे पानी में घुलते हैं। शुष्क प्रदेशों में पानी लगभग नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया न्यूनतम होती है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को राइट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिमनदों द्वारा निर्मित हैंगिंग वैली किसके साथ जुड़ी होती है? देखो हैंगिंग वैली क्या होती है। हिमनदी जो है वो एक यू आकार की वैली बनाती है, यू शेप वैली जिसे हम कह देते हैं। इस यू शेप वैली के अंदर क्या होता है, मुख्य वैली के अंदर ऊपर की तरफ से कुछ वैलियां और आती हुई हमें दिखाई देती है, छोटी छोटी। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं हैंगिंग वैली। जो हैंगिंग वैली जो है वो मुख्य ग्लेशियल वैली से जुड़ी हुई होती है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। वैली के अंदर, वैली के ऊपर वैली होती है, बड़ी वैली के ऊपर छोटी छोटी वैली जो है वो आती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जो वैली है वो लटके रखी है ऊपर की तरफ, तो लटकती हुई घाटी उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल में ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वायुमंडल में ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यह आप लोगों को पता करना है। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा नहीं, सूर्य की विकिरणें यही है। वायुमंडल में सूर्य उष है, वायुमंडल में ऊष्मा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सौर विकिरण है। सौर विकिरण नीचे की तरफ आती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, फिर पृथ्वी द्वारा भी ये विकिरित की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण। ठीक है, और इन पार्थिव विकिरणों की वजह से हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में ऊष्मा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सोलर रेडिएशन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मानव भूगोल में इक्यूमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इक्यूमीन शब्द का जो प्रयोग है वो मानव भूगोल में किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले बात देखिए, इक्यूमेन जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने इस शब्द का प्रयोग किया था, और इरेटोस्थनीज ने इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था अ, बसाव वाले क्षेत्रों के लिए। बसाव वाले क्षेत्रों के लिए, बसाव वाले क्षेत्र मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। हैबिटेबल जो, हैबिटेटेड जो
एरियाज होते हैं स्थायी रूप से, उनके लिए इस इक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्थायी मानव बस्ती वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए इस तरह के शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल में इक्यूमेन शब्द का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जहां स्थायी मानव बस्तियां मौजूद होती है। यह एक ग्रीक शब्द है। क्यों ग्रीक क्यों है? क्योंकि इरेटोस्थनीज भी क्या थे? ग्रीक ही थे। जिसका अर्थ होता है इनहेबिटेड वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर लोग रहते हैं, यानी वह हिस्सा जहाँ लोग रहते हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की स्थायी बस्तियां शामिल होती है। निर्जन क्षेत्र जैसे रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र, वो इक्यूमेन में नहीं आते हैं, वो नॉन इक्यूमेन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो डिटर्मिनिज्म की संकल्पना किस विद्वान से संबंधित है? नियो डिटर्मिनिज्म की संकल्पना किस विद्वान से संबंधित है? देखो, नियो डिटर्मिनिज्म को जो है वो एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, यानी कि रुको और जाओ, रुको और जाओ डिटर्मिनिज्म भी इसे कहते हैं। इसमें प्रकृति को एक ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है। यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया था। इसे हम साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी कह देते हैं, मतलब वैज्ञानिक निश्चयवाद भी हम इसे कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मानव भूगोल में बिहेवियरल अप्रोच का संबंध किससे है? बिहेवियरल अप्रोच का संबंध किससे है? व्यवहारिक उपागम, इसे हम कहते हैं व्यवहारिक उपागम। व्यवहारिक उपागम की हम जो बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है? क्या वो प्राकृतिक नियमों से रिलेटेड होता है? नहीं, वो प्राकृतिक नियमों से रिलेटेड नहीं होता है। क्या वो रीजनल डिवीजन से रिलेटेड होता है? नहीं, वो रीजनल डिवीजन से रिलेटेड भी नहीं होता है, सांस्कृतिक परिदृश्य भी से भी नहीं होता है। वो होता है कि ह्यूमन जो है वो डिसीजन किस तरीके से लेता है, उसका व्यवहार क्या प्रक्रिया देता है किसी भी परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में मानव व्यवहार किस तरीके से प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है, उसकी जो स्टडी है वो की जाती है डिसीजन मेकिंग बिहेवियरल अप्रोच में। ठीक है, तो मानव निर्णय जो प्रक्रिया होती है, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है, वो संबंधित है किससे? बिहेवियरल अप्रोच से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव विकास का कैपेबिलिटी अप्रोच किसने प्रतिपादित किया? देखो, कैपेबिलिटी जब हम बात करते हैं, 4 अप्रोचेज यहाँ पर थी, और 4 अप्रोचेज के नाम आप लोग यहाँ पर कमेंट में लिख करके बताइए कौन कौन सी अप्रोच थी। 4 अप्रोचेज, ठीक है। उन अप्रोचेज के अंदर एक अप्रोच थी कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसे प्रतिपादित किया था अमर्त्य सेन ने। किसने प्रतिपादित किया था? अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये 4 जो अप्रोचेज है उनके नाम लिख के कमेंट के अंदर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव विकास का कैपेबिलिटी अप्रोच भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित किया। यह दृष्टिकोण मानव विकास को केवल आय या आर्थिक वृद्धि से नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक क्षमताओं और स्वतंत्रताओं से मापता है। लोगों में कैपेबिलिटीज कितनी है, उनके पास फ्रीडम कितनी है, उसके बेस पर ये मानव विकास को मापने का कार्य करते हैं। ये नहीं देखते कि लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी आर्थिक वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। लोगों के पास कैपेबिलिटीज की, उनकी उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी स्वतंत्रताएं क्या है, उनके बेस पर मानव विकास को मापने की बात की है अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने तर्क दिया कि विकास का असली उद्देश्य लोगों को वह करने और बनने की स्वतंत्रता देना है जो वे मूल्यवान मानते हैं। आपके अकॉर्डिंग वैल्यूएबल क्या है, और आपके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएबल है वो वैल्यूएबल चीज आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही है असली विकास। अगर वैल्यूएबल चीज़ आपको स्वतंत्र बनाती है और आप उस स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका डेवलपमेंट, आपका विकास जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक। बाद में महबूब उल हक ने इसी विचार को आगे बढ़ाकर मानव विकास सूचकांक तैयार किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन हमने देख लिया है, शायद ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके 4 अप्रोचेज जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की वो आप लोग बताइए। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन चारों अप्रोचेस के नाम। चतुर्थक यानी कि क्वाटरनरी गतिविधियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कच्चे माल का उत्पादन, क्या ये क्वाटरनरी है? नहीं, ये प्राइमरी में आती है, तो ये नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी में आएगा।
सूचना एवं ज्ञान आधारित सेवाएं, हाँ ये जो हैं वो फोर्थ में आती है, ठीक है। और डी जो है वो आएंगी टर्शियरी में, ये आएंगी टर्शियरी में, ठीक है। तो सूचना एवं ज्ञान आधारित सेवाएं मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ड जो सर्विसेज होते हैं, इंफॉर्मेशन तैयार करना, इंफॉर्मेशन को फैलाना, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन जनरेट करना, नॉलेज जनरेट करना और उसको फैलाना जो है वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का नेचुरल ग्रोथ किससे निर्धारित होता है? देखो दो तरह की ग्रोथ होती है, एक तो होती है एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, और एक होती है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल जो ग्रोथ होती है उसमें केवल देखा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस कर दिया जाता है तो क्या आ जाती है, नेचुरल ग्रोथ आ जाती है। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो इसमें जन्म दर, मृत्यु दर प्लस माइग्रेशन भी देखा जाता है, मतलब प्रवास भी देखा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल जो ग्रोथ है उसमें क्या देखा जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर देखा जाता है केवल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भौगोलिक इकाई में पाया जाता है? देखो भारत जो है उसमें जनसंख्या घनत्व की वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमें जनसंख्या घनत्व बहुत कम देखने को मिलता है। तो कुछ भौगोलिक इकाइयाँ ऐसी है जहाँ पर हमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है कुछ फेवरेबल कंडीशंस की वजह से, तो उन इकाई को हमें पहचानना है। देखो हिमालय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर स्पर्स्ड पॉपुलेशन पाई जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो घनत्व है वो बहुत कम, जनसंख्या घनत्व कम देखने को हमें मिलता है। तो सर्वाधिक हमें पूछा गया है, ठीक है। तो दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान और थार मरुस्थल, इन सब में से बी जो राइट आंसर है, यानी कि उत्तरी मैदान में हमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। आप खुद देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज की तो दिल्ली जो है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें, भौगोलिक यूनिट्स यानी कि ज्योग्राफिकल जो यूनिट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उत्तरी मैदान में हमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा और सबसे कम जनघनत्व हमें देखने को मिलेगा थार मरुस्थल में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का वर्तमान कौन सा चरण है? देखो सबसे पहली बात तो थॉम्पसन जो महोदय थे, थॉम्पसन, थॉम्पसन महोदय ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी प्रतिपादित की थी, ठीक है। इसके बाद में और भी जो वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो आए इनमें जोड़ने के लिए। इन थॉम्पसन ने 3 चरण बताए थे, कितने चरण बताए थे, 3 चरण बताए थे। बाद में 5 चरण संशोधन के स्वरूप इनमें जोड़ा गया, मतलब 2 चरण और जोड़े गए। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के इन 3 चरणों की, तो हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो वर्तमान समय में वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के द्वितीय चरण में आता है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कौन से चरण में आता है, द्वितीय चरण में आता है। वो द्वितीय चरण भी कौन सा, देखो जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो है वो फेज देखने को मिलता है। इस तरह से ये चित्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो लाइन है वो तो है जन्म दर वाली, और नीचे वाली जो लाइन है वो है मृत्यु दर वाली, ठीक है। और इसे हम 3 चरणों में अगर हम डिवाइड करें, 3 चरणों में अगर हम डिवाइड करें तो इंडिया जो है वो इस टाइम पर इस वाले फेज में है। मतलब यहाँ पर मृत्यु दर भी कम है और जन्म दर भी घटती हुई अवस्था में है, मतलब धीरे धीरे जन्म दर जो है कम हो रही है। अगर हम थॉम्पसन वाली बात करें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के द्वितीय चरण में हम चल रहे हैं। लेकिन हम टोटल 5 चरणों की बात करें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो तृतीय स्टेज में चल रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के उसमें आ जाता है पेपर में, तो देखो आप लोगों को जो है वो 5 लेकर के चलना है। 5 जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के चरण है वो लेकर के चलना है, और वहां पर जो राइट आंसर करना है आप लोगों को वो करना है तृतीय चरण। कौन सा चरण,
तृतीय चरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 3 चरणों के अकॉर्डिंग तो होगा द्वितीय चरण और 5 चरणों के अकॉर्डिंग होगा तृतीय चरण। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, क्योंकि 5 चरण संशोधन वाले चरण हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो 3 ही चरण दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग बी राइट आंसर हो सकता है। और बी भी कौन सा, लेट बी वाला, क्योंकि बी के जो शुरुआत में है वो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। किसकी अवस्था है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, जिसमें मृत्यु दर तेजी से कम होती है और जन्म दर अभी भी हाई बनी रहती है, जिसकी वजह से जनसंख्या जो वृद्धि है वो विस्फोट की अवस्था में आ जाती है, मतलब तेजी से जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द्वितीय चरण, लेकिन वैसे अगर हम पढ़े तो तृतीय चरण है, तो राइट आंसर आपको तृतीय चरण ही करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कृषि घनत्व अधिक होने का सीधा अर्थ क्या है। भारत में कृषि घनत्व अधिक होने का सीधा अर्थ क्या है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे भारत में कृषि भूमि बहुत कम है और जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कृषि भूमि पर जनसंख्या दबाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसी को हम देखते हैं कृषि घनत्व के आधार पर। देखिए पहली बात, यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा है लेकिन भूमि हमारे पास कम है। देखिए, agricultural density is the ratio of the number of farmers or agricultural workers to the amount of arable land even in a given area। सिंपल सी बात है, अरेबल जो लैंड है हमारे पास, कृषि योग्य जो भूमि है, उस कृषि योग्य भूमि और हमारे पास जो किसान हैं उनके बीच का जो रेशियो है वो देखा जाता है किसमें, एग्रीकल्चर डेंसिटी के अंदर। और सिंपल सी बात है, भारत में कृषि घनत्व का अर्थ है कृषि भूमि पर कार्यरत जनसंख्या का अनुपात। यदि कृषि घनत्व अधिक है तो इसका सीधा सा संकेत है कि कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। कृषि भूमि बहुत कम है, कृषक बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे मार्जिनल जो हम फार्मर्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है उपलब्ध कृषि भूमि तो हमारे पास सीमित है, बहुत कम है, लेकिन उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हम करें, देखो ये तो अदर डेंसिटीज़ के साथ कंपैरिजन है। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सीधा सा हमारा राइट आंसर है कि कृषि भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव है भारत के अंदर। ठीक है, तो कृषि घनत्व हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ घनत्वों की बात की गई है, ये घनत्व आप लोगों को ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक डेंसिटी तो सिंपल सी डेंसिटी है कि पूरे क्षेत्र में पॉपुलेशन कितनी है उसके बेस पर हम देखते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा देखा जाता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाता है कि 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ पर है। इसके अलावा 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ पर इतनी डेंसिटी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक डेंसिटी ये वाली होगी। ओवरऑल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी है उसे हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, कायिक घनत्व हम इसे कह देते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन टोटल देखी जाती है इसमें, प्लस अरेबल लैंड एरिया देखा जाता है, मतलब कृषि योग्य भूमि कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है ये देखा जाता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ पीपल ऑन फार्म लैंड, जो हमारे पास खेत है उनके ऊपर लोगों का कितना प्रेशर है। ठीक है, और एग्रीकल्चरल डेंसिटी में पॉपुलेशन की जगह क्या आ जाएगा, फार्मर्स आ जाएगा, मतलब खेत में काम करने वाले जो लोग हैं वो आ जाएंगे और टोटल अरेबल लैंड एरिया आ जाएगा। इसमें प्रेशर देखा जाता है, इसमें भी प्रेशर देखा जाता है, लेकिन प्रेशर किसका देखा जाता है, फार्मर्स का प्रेशर देखा जाता है कृषि योग्य भूमि पर। ध्यान रखना, काई के घनत्व में लोगों का प्रेशर देखा जाता है, पूरी पॉपुलेशन का प्रेशर देखा जाता है कृषि योग्य भूमि पर, और एग्रीकल्चरल डेंसिटी में केवल फार्मर्स का प्रेशर देखा जाता है कृषि योग्य भूमि पर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लोहा इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में केंद्रित है। सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा जो लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार जो प्लेट बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा हमें देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में केंद्रित है। इसके कारण है कि इस क्षेत्र में लोहा अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज जैसे कच्चे माल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पर अच्छी परिवहन सुविधा और जल स्रोत भी मौजूद है।
प्रमुख इस्पात संयंत्र यहाँ पर जैसे कि जमशेदपुर में टाटा स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बोकारो उद्योग हो गया, दुर्गापुरा हो गया, राउरकेला हो गया, इसी क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है 16 नंबर का। मानचित्रों में आरएफ का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, ये गारंटीड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 99.99% गारंटी है कि आरएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसका फुल फॉर्म होगा, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं निरूपक भिन्न, इसे हिंदी में कहते हैं निरूपक भिन्न इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में इंडेक्स कॉन्टूर की विशेषता क्या होती है। इंडेक्स कॉन्टूर की विशेषता क्या होती है कि ये मोटी और अंकित रेखाएं होती है, लेबल लगा हुआ होता है, इन पर लिखा होता है हाइट। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए डिटेल देखते हैं इसकी। देखो स्थलाकृतिक मानचित्रों में इंडेक्स कंटूर वह रेखा होती है जो अन्य सामान्य कंटूर रेखाओं की तुलना में मोटी और लेबल की गई होती है। जो नॉर्मल कंटूर रेखाएं होती है उनसे ज़्यादा मोटी होती है और लेबल की हुई होती है, उनके साथ हाइट लिखी होती है। इनका जो उद्देश्य जो है वो ऊंचाई को इजीली पढ़ना और समझना होता है। हर पांचवी कंटूर रेखा को सामान्यतः इंडेक्स कंटूर बनाया जाता है। ये लाइन आप लोग ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। हर पांचवी कंटूर रेखा को सामान्यतः है इंडेक्स कंटूर बनाया जाता है, मतलब थोड़ी सी मोटी बनाया जाता है और उसके साथ लेबल लगा हुआ तो उसे लिखा होता है। इन पर ऊंचाई का मान मतलब एलिवेशन वैल्यू लिखी होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रिमोट सेंसिंग में स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का संबंध किससे होता है। स्पेक्ट्रल की बात होती है, देखो कई तरह के हमने रिजोल्यूशन पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है स्पेशियल रिजोल्यूशन, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है इसे। टेम्पोरल रिजोल्यूशन पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है ये स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एक रिजोल्यूशन और होता है, उसका क्वेश्चन आगे आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्पेक्ट्रल जो रिजोल्यूशन होता है वो किस में देखा, देखो समय अंतराल जो है वो देखा जाता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। वस्तु की स्पष्टता जो देखी जाती है वो स्पेशल रिजोल्यूशन में देखा जाता है। तरंग की संख्या एवं चौड़ाई, जो वेव की चौड़ाई है उसके जो नंबर्स हैं वो देखे जाते हैं किसमें, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में। इसमें बैंड जो होते हैं, वेव लेंथ जो होती है, वेव लेंथ के जो बैंड्स होते हैं, वेव में कई तरह के बैंड्स होते हैं, उन बैंड्स की चौड़ाई देखी जाती है, उनके नंबर देखे जाते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रिमोट सेंसिंग में स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का संबंध उस क्षमता से है जिसके द्वारा सेंसर विभिन्न तरंग बैंड बैंडों की संख्या और उनकी चौड़ाई को अलग अलग पहचान सकता है। हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब बहुत ही संकीर्ण नैरो बैंड होते हैं, जिससे आप सूक्ष्म से सूक्ष्म भिन्नताओं को भी पहचान सकते हैं। ध्यान रखना, हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन छोटी से छोटी चीज को आप देख सकते हैं। लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन आपके पास यहाँ पर चौड़े चौड़े बैंड होते हैं जो केवल मोटे तौर पर उपलब्ध जो भिन्नताएं हैं उनको ही आप देख सकते हैं। सूक्ष्म या फाइन जो डिफरेंशिएशंस हैं उनको आप लोग नहीं देख सकते। ठीक है, लो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब चौड़े बैंड होते हैं जिससे केवल मोटे तौर पर भिन्नताओं को देखा जा सकता है। ये दोनों जो लाइन है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब सूक्ष्म भिन्नताओं को आप देख सकते हैं। हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि बैंड की जो साइज होगी वो बहुत ज़्यादा सकड़ी हो जाएगी, और लो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का मतलब होता है बैंड की जो साइज होगी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, इससे केवल मोटे तौर पर भिन्नताओं को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, हवाई छाया चित्रों में टेक्सचर से क्या अभिप्राय है। टेक्सचर का मतलब देखो रंग जो है वो टोन में देखा जाता है। ठीक है, हाइट जो देखी जाती है वो शेडो से देखी जाती है। शेडो छाया हम कह सकते हैं कि हाइट देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्सचर की तो हम ये देखते हैं कि वस्तुओं की व्यवस्था और पुनरावृत्ति किस प्रकार से है वहाँ पर, मतलब जो चीज़ें हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट और उनकी रिपीटिशन क्या है वो हम देखते हैं किसमें, टेक्सचर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देखिए यहाँ पर,
हवाई छायांचित्रों में टेक्सचर का अर्थ है, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें वस्तुओं की व्यवस्था एवं उनकी पुनरावृत्ति देखी जाती है। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर छवि की सतह की दृश्य गुणवत्ता को दर्शाता है। किस तरह से? यह इस बात टेक्सचर किस बात पर निर्भर करता है कि वस्तुएं जैसे पेड़, इमारतें, खेत किस प्रकार व्यवस्थित है और उसका पैटर्न क्या है। जैसे कि घने जंगल में पेड़ों की पुनरावृत्ति से कोर्स टेक्सचर दिखाई देता है, और वहीं अगर मैं बात करूं घास के मैदान की, तो वहां पर समान सतह होने से स्मूथ टेक्सचर दिखाई देता है। टेक्सचर जो है वो उबड़ खाबड़ दिखाई देता है, स्मूथ दिखाई देता है। ठीक है। अरेंजमेंट देखी जाती है, और ऑब्जेक्ट्स की पुनरावृत्ति देखी जाती है, रिपीटेशन की, एक ही ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, उससे टेक्सचर डिफाइन करता है। अगर एक ही चीज की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो उससे टेक्सचर अलग होगा, और एक ही चीज की पुनरावृत्ति कम हो रही है तो उससे टेक्सचर अलग होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों लाइन आप लोग ध्यान रखना। घने जंगलों में पेड़ों की पुनरावृत्ति से कोर्स टेक्सचर दिखाई देता है, और घास के मैदान में समान सतह, ऑलमोस्ट इक्वल सरफेस दिखाई देती है, उससे स्मूथ टेक्सचर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट। मानचित्र प्रक्षेपों का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? देखो, पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था मानचित्र मापनी का जो चयन था वो हम किस आधार पर करते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है मानचित्र प्रक्षेप का जो चयन है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, या किस आधार पर निर्भर करता है। मापनी जो हमने देखी थी कि मानचित्र में मापनी का चयन जो है वो किस आधार पर किया जाता है, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि मानचित्र मापनी का जो चयन किया जाता है वो उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, कि हम मानचित्र क्यों बना रहे हैं उसके आधार पर मापनी डिसाइड की जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानचित्र प्रक्षेप की, तो मानचित्र प्रक्षेप का जो चयन है कि हम कौन से प्रक्षेप का यहाँ पर यूज करेंगे वो किस पर निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है कागज के आकार पर नहीं, कागज के आकार पर नहीं, क्षेत्र के विस्तार पर। किस पर? क्षेत्र क्षेत्र के विस्तार पर नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ पर जो मानचित्र प्रक्षेप का चयन देखा जाता है वो किसके आधार पर देखा जाता है? भाषा के आधार पर नहीं होता, रंगों की संख्या के आधार पर नहीं होता। इन दोनों में से कौन सा होगा? कागज का आकार या क्षेत्र का विस्तार? क्षेत्र का विस्तार नहीं, ये क्षेत्र के विस्तार में आप माप नहीं देखते हैं, कागज का आकार हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। नहीं, नहीं, कागज का आकार नहीं होगा यहाँ पर, क्षेत्र का विस्तार ही होगा। क्षेत्र का विस्तार ही होगा। ठीक है, कागज का आकार नहीं होगा। कागज का आकार तो हम, क्षेत्र का विस्तार भी होता है और कागज का आकार होता है, दोनों का होता है, लेकिन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्र के विस्तार पर डिपेंड करता है कि हम कौन से क्षेत्र को ज़्यादा दिखा रहे हैं। हमें केवल विषुवत रेखीय क्षेत्र दिखाना है, या हमें केवल ध्रुवीय क्षेत्र दिखाना है। ठीक है, उस क्षेत्र का विस्तार हम देखते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, आपको भी थोड़ा सा हो जाएगा। मानचित्र प्रक्षेप का चयन मुख्यतः क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करता है। क्षेत्र के विस्तार पर कागज का आकार यह मानचित्र बनाने की सुविधा से जुड़ाता है, लेकिन प्रक्षेप चयन का मुख्य आधार नहीं है। ठीक है, मानचित्र की सुविधा बनाने पर देता है कि आपको बड़ा मैप बनाना है, छोटा मैप बनाना है, पेपर का साइज बस इतना ही हमें सुविधा देता है। लेकिन क्षेत्र का विस्तार जो है वो आपका सही उत्तर है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग प्रक्षेप अलग अलग प्रकार के क्षेत्रीय विस्तार को दर्शाते हैं। छोटे क्षेत्र को भी दर्शाते हैं, बड़े क्षेत्र को भी दर्शाते हैं, विश्व मानचित्र को भी दर्शाते हैं। ठीक है। केवल पोलर एरियाज को दिखाना है आपको तो आप अलग प्रक्षेप का यूज करेंगे। केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्र को दिखाना है तो आप अलग प्रकार के प्रक्षेप का यूज करेंगे। आपको पूरा विश्व जो दिखाना है उसमें आप अलग प्रकार के क्षेत्र प्रक्षेप का प्रयोग करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप जो विश्व का मानचित्र देखते हैं वो किस प्रक्षेप पर बना होता है। ठीक है। देखो, रंगों की संख्या नहीं जुड़ी होती, भाषा नहीं जुड़ी होती, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? मानचित्र प्रक्षेप का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्र के विस्तार के आधार पर हम मानचित्र प्रक्षेप का चयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी की भूप्रपटी में सिलिका और एल्यूमिना की अधिकता वाले भाग को क्या कहते हैं? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम मतलब सियाल। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। नदी अपरदन द्वारा निर्मित
नदी अपरदन द्वारा निर्मित गोर्ज का विकास किस अवस्था में होता है? सबको पता है कि यूथ स्टेज में होता है, ठीक है, युवा अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो दो चीजें हैं, एक तो है गोर्ज और एक है कैनियन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गोर्ज जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही साइज का होता है। कैनियन जो होता है उसकी जो चौड़ाई होती है ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और नीचे की तरफ सकड़ी होती चली जाती है। लॉन्ग होती है, नैरो होती है। लॉन्ग एंड नैरो जो है वो है कैनियन, और बिल्कुल वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो गोर्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किस किस प्रक्रिया से होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण वायुमंडल में कई तरीके से होता है। देखो कंडक्शन से, विकिरण से भी होता है, चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है, संघनन से भी होता है ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक। लेकिन मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो वो होता है संवहन से। मुख्यतः वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो संवहन से होता है। सूर्य की विकिरणें नीचे की तरफ आएंगी, उनसे पृथ्वी गर्म होंगी और वहां से संवहन धाराएं चलना शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किससे होता है? कन्वेक्शन प्रक्रिया से होता है। विकिरण सूर्य की तरफ से आती है और पृथ्वी के अंदर से भी जाती है। विकिरण जो है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का आगमन विकिरण द्वारा होता है। ये लाइन आप लोग ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, इसके अलावा एमटीएस वगैरह बहुत सारी एग्जाम्स होती है, उनमें सीधा पूछा जाता है कि सूर्य से ऊष्मा किस रूप में आती है, तो वो विकिरण रूप में आती है। कंडक्शन जो है वो सेम टाइप की बॉडीज के बीच में होता है। ये केवल ठोस पदार्थों में प्रभावी होता है, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा सीमित होता है। मतलब बिल्कुल जो नीचे वाली सरफेस होती है ना वहीं तक सीमित होता है वायुमंडल की। जो सबसे निचली सरफेस होती है जहाँ पर हम चलते फिरते हैं, हमारे जो घर है जहाँ पर बने हुए, वहीं तक कंडक्शन की जो प्रोसेस है वो प्रभावी होती है, ठीक है। कि ये ठोस पदार्थों में प्रभावित है और वायुमंडल में सीमित होती है। संवहन जो है, वायुमंडल में ऊष्मा का मुख्य स्थानांतरण इसी से होता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है, जिससे ऊष्मा का वितरण होता है, ठीक है। संघनन यह ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। कि जैसे वाष्प जो है वो द्रव्य में परिवर्तित हो गई तो वो कंडेंसेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कोरियोलिस फोर्स का मान भूमध्य रेखा पर क्यों शून्य होता है? तापमान अधिक होने के कारण ये कोई, हालांकि तापमान अधिक होता है भूमध्य रेखा पर, लेकिन ये कारण नहीं है कि कोरियोलिस फोर्स वहां पर शून्य होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होने के कारण, हालांकि अगर मैं बात करूं तो भूमध्य रेखा और पोलर एरियाज को कंपेयर किया जाए तो पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। लेकिन कोरियोलिस फोर्स शून्य होने का कारण ये नहीं है, यह कारण है घूर्णन अक्ष से दूरी अधिकतम होने के कारण। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और इस घूर्णन अक्ष से सर्वाधिक दूरी किसकी है? सेंटर की है। मतलब भूमध्य रेखा की सर्वाधिक दूरी है, और यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स शून्य हो जाता है और ध्रुवों पर कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं चक्रवातों की, तो कोरियोलिस फोर्स भूमध्य रेखा पर जीरो होने की वजह से चक्रवात जो है वो भूमध्य रेखा पर नहीं बनते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि एक वर्टेक्स बनने के लिए एक डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स देखने को मिलता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। लेकिन वो डिफ्लेक्शन जो है वो भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कई चरण होते हैं। सूर्य की किरणें आती है, ठीक है, सूर्य की किरणें आती है, सरफेस पर पड़ती है, वाटर सरफेस पर पड़ती है, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है या वाष्पीकरण होता है, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। ऊपर जाकर के ये क्या होती है? संघनित होकर के बादल बनती है, और बादल जो है वो हवाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं, कई बार यहीं पर बरस जाते हैं, और फिर ये
जो है वो प्रिसिपिटेशन के रूप में, या तो वो स्नोफॉल होगी या वो फिर रेनफॉल होगी, वो नीचे आकर के वाटर बॉडी में या सरफेस पर आकर के गिर जाती है। ठीक है, और फिर अगर सरफेस पर गिरती है तो वो बह करके समुद्रों में चली जाती है। ये कुछ चरण होते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के, जिसमें वाष्पीकरण भी होता है, संघनन भी होता है, वर्षण भी होता है, अपवाहन भी होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चरण आपको पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो होता है वर्षण, प्रिसिपिटेशन। बारिश अगर नहीं होगी, स्नोफॉल अगर नहीं होगा, तो वाष्पीकृत जो जल है वो केवल ऊपर की ऊपर रहेगा, वो वापस से कंप्लीट नहीं होगा धरती पर गिर करके। ठीक है, किसी भी साइकिल को पूरा होने के लिए क्या होता है, पूरा करने के लिए जहां से उसकी शुरुआत हुई है वहां पर उसका खत्म होना जरूरी है। पानी कहाँ पर था, सरफेस पर था, तो पानी वाष्पीकृत होकर के संघनित होकर के उसका वापस से धरती पर आना जरूरी है, तब जाकर के साइकिल पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चरण कौन सा हो गया, वो वर्षण हो गया, प्रिसिपिटेशन हो गया। नेक्स्ट है, मानव भूगोल में मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? केवल वैश्विक नहीं, केवल वैश्विक पर नहीं किया जाता, केवल स्थानीय नहीं, वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तरों पर किया, मतलब सभी लेवल पर मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। आप लोकल लेवल को अवॉइड नहीं कर सकते कि लोकल लेवल पर मैन और एनवायरमेंट का रिलेशन किस तरीके का है। आप वर्ल्ड लेवल पर अवॉइड नहीं कर सकते कि वर्ल्ड लेवल पर मैन और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप किस तरीके का। हर एक सूक्ष्म स्तर से लेकर के वृहद स्तर तक मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मानव भूगोल में स्पेशल इंटरेक्शन, स्पेशल इंटरेक्शन का मतलब देखो, स्पेशल का मतलब होता है स्थानिक, स्थानिक इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया, इंतरक्रिया, स्थानिक अंतरक्रिया जो होता है। अंतरक्रिया का होता है इंटरेक्शन होता है, स्थान का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। तो वो स्पेशल इंटरेक्शन का मतलब होता है दो स्थानों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह का संपर्क है, किस तरह की आवाजाही है, लोग इस तरफ से इस तरफ क्यों आ रहे हैं, लोग इस तरफ से इस तरफ क्यों आ रहे हैं, लोग यहाँ से सेवाएं यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, लोग यहाँ की सेवाएं यहाँ से क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो वो यही होता है स्पेशल इंटरेक्शन। तो स्थानों के बीच इंटरेक्शन बिटवीन प्लेसेस, फ्लो एंड इंटरेक्शन बिटवीन प्लेसेस, मतलब स्थानों के बीच प्रवाह है और संपर्क ही क्या कहलाता है, स्पेशल इंटरेक्शन कहलाता है। सिंपल सा बात था। नेक्स्ट, मानव भूगोल में मोबिलिटी ट्रांजिशन सिद्धांत किससे संबंधित है? मोबिलिटी ट्रांजिशन सिद्धांत देखो, मोबिलिटी का मतलब होता है इधर से उधर जाना, घूमना, अस्थायित्व की हम बात करते हैं। तो मोबिलिटी ट्रांजिशन सिंपल सी बात है, प्रवास का जो पैटर्न है उससे रिलेटेड है मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल किसने दिया था? विल्बुर जेलेंस्की 1971 में दिया था, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल किसने दिया था? जेलेंस्की ने दिया था। एक्सप्लेन्स हाउ पैटर्न ऑफ ह्यूमंस माइग्रेशन मोबिलिटी चेंजेस एज सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डेवलपमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, ये कहना चाहते हैं कि डेमोग्राफिक डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक स्टेजेस आती हैं, हाई इकोनॉमी आती है, लो इकोनॉमी आती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे सोसाइटी में प्रोग्रेस करती है। ठीक है, और ये जो सारे चेंजेस हैं, सोसाइटी के चेंज का, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट का, ये सारे जो चेंजेस हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसे ही हम कह देते हैं मोबिलिटी ट्रांजिशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, सोसाइटी भी चेंज हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है, इस इकोनॉमी भी चेंज हो रही है, और डेमोग्राफिक डेवलपमेंट भी हमें देख रहा है, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाते हैं, मोबिलिटी होती है। ठीक है, इट लिंक्स माइग्रेशन टेंड्स टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल एंड शोज दैट मोबिलिटी इवॉल्व्स अलोंग साइड मॉडर्नाइजेशन। तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है वैसे वैसे मोबिलिटी भी इवॉल्व होती है। ठीक है, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल किसने डेवलप किया? विल्बुर जेलेंस्की, ए ज्योग्राफर एट पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इनकी बुक आई थी द हाइपोथेसिस ऑफ द मोबिलिटी ट्रांजिशन इन 1971।
ठीक है, इसीलिए इसको जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन माइग्रेशन ट्रांजिशन मॉडल कहते हैं। द मॉडल आर्ग्यूज दैट टाइप्स एंड इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेशन डिपेंड ऑन सोसाइटीज डिसाइड ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने सोसाइटी के डेवलपमेंट होने की 5 स्टेजेस बताई थी। कितनी बताई थी? 5 स्टेजेस बताई थी, ये आप लोग ध्यान रखें। बाकी इतना डीप मैंने आपको नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर है 29, ह्यूमन कैपिटल का सबसे सटीक संकेतक कौन सा है? जनसंख्या का आकार। देखो, चाहे भर भर के लोग अपने देश में ले आओ, लेकिन अगर वो काम के नहीं है तो उस ह्यूमन कैपिटल, उस उन इंसानों का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या का आकार ह्यूमन कैपिटल को नहीं दर्शाता। लिटरेसी रेट, हालांकि ये कुछ हद तक प्रभावी होती है लेकिन सटीक तरीके से प्रभावी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। लोगों को शिक्षित आप खूब कर सकते हो, लेकिन अगर लोग काम नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। लोगों को एजुकेट तो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। वर्क नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा का जो लेवल है वही असली धन है किसी भी देश का। लोग, किसी भी देश के लोग स्वस्थ होंगे और एजुकेटेड होंगे, वो उस देश के लिए एज अ ह्यूमन कैपिटल बिहेव करते हैं और अपने देश को ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। बीमार लोग कभी भी अपने देश को ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाएंगे। अनएजुकेटेड लोग कभी भी अपने देश को ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चतुर्थक गतिविधियों का तीव्र विकास किस युग में हुआ? देखो, कृषि युग में प्राथमिक क्रियाएं थी। औद्योगिक युग में द्वितीय क्रियाएं प्रभावी हुई, क्योंकि उद्योग का मतलब ही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग कौन सी क्रियाओं में आती है? द्वितीय क्रियाओं में आती है, द्वितीय गतिविधियों में आते हैं। उत्तर औद्योगिक युग में, जिसमें हम कह सकते हैं कि आईटी डेवलपमेंट हुआ एंड एआई जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जनरेट हुई। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन बनी यहाँ पर। सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन जनरेट करना, इंफॉर्मेशन फैलाना, वो किसका काम है? वो चतुर्थक गतिविधियों का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर औद्योगिक युग में चतुर्थक गतिविधियों का तीव्र विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबको पता है, बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल 1029, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तीसरे नंबर पर है केरल 860, उत्तर प्रदेश 828। टॉप 5, टॉप 5, एक मिनट रुकना। टॉप 5 पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट्स इन इंडिया। 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग टॉप 5 देखो। सबसे पहला है बिहार, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर है केरला, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर है हरियाणा। ये 5 आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 5 भी नहीं तो ये 4 तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को ये अरेंज करवा सकता है, क्रमबद्ध चाहिए, क्योंकि आजकल जो है आयोग ने कह दिया है कि टफेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो 4 तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है। बिहार की है 1106, नहीं ये 1102 है, 1102 है, 1106 नहीं, 1029, 860 और 828, 573 उसकी हरियाणा की। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी 1102 सही है क्या या 1106 है? कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। ठीक है, हम सबको पता है कि 1971 में कितनी थी जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अब कितनी है, मतलब 2011 में कितनी है, सबको पता है। 2011 के अकॉर्डिंग चल रहा है, नया सेंसस अभी हुआ नहीं। तो मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में वृद्धि नहीं, मृत्यु दर में जब वृद्धि होती है, मृत्यु दर में वृद्धि जब होती है, इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, तो ये नहीं होगा। प्रवासन इतना हो रहा नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं आ नहीं रही है, जन्म दर में कमी आई है। ठीक है, जन्म दर में जो है वो कमी आई है, ध्यान रखना, जन्म दर में कमी आई है, जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। ध्यान रखना, मृत्यु दर में कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक नगरीकरण किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? सबको पता है, दिल्ली एनसीआर में, एनसीटी, एनसीआर में नहीं, एनसीटी। 97% से भी ज्यादा, 97% प्लस लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं दिल्ली के। ठीक है, तो 97% के आसपास है, तो दिल्ली हो गया राइट आंसर। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। चावल का भी, चावल पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। ठीक है, चलिए, पंजाब हरियाणा वाले जो एरियाज हैं वो गेहूं उगाने लगे हैं। भारत में लोहा अयस्क के भंडारों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सॉरी। मानचित्रों में स्टेटमेंट स्किल का उदाहरण क्या है? स्टेटमेंट स्किल का उदाहरण, ये तो आरएफ का उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ये। ग्राफिक रेखा ये नहीं है, समुच्चय रेखा ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लग जाएगा कि 1 सेंटीमीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 किलोमीटर को। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रोकन कंटूर्स, ब्रोकन कंटूर्स किसे दर्शाते हैं? ब्रोकन कंटूर्स का मतलब क्या है? क्या खड़ी ढाल को दर्शाते हैं, अनवरत क्षेत्र को, समतल अनिश्चित ऊंचाई। ध्यान रखना, ब्रोकन कंटूर्स जो होती है वो अनसर्टेन एलिवेशन को दर्शाती है, फिक्स नहीं होती है ब्रोकन कंटूर्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनिश्चित ऊंचाई को दर्शाते हैं। देखो, स्थलाकृतिक मानचित्रों में टूटी हुई जो कंटूर रेखाएं होती हैं वो दर्शाई जाती है, वहां दर्शाई जाती है जहां ऊंचाई का मान पूरी तरह निश्चित नहीं होता। ये लाइन जो है वो आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। या सर्वेक्षण के आंकड़े हमारे पास अधूरे होते हैं, इसलिए ये केवल अनुमानित ऊंचाई को दर्शाते हैं, अप्रोक्सीमेट हाइट को दिखाते हैं, एग्जैक्ट हाइट हमारे पास नहीं होती है, इसलिए हम टूटी हुई कंटूर लाइंस को दिखाते हैं। अन्य विकल्प क्यों नहीं है? खड़ी ढाल बहुत पास पास स्थित कंटूर रेखाओं से दिखाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अनवरत डिप्रेशन किससे दिखाया जाए? हैशूर कंटूर्स की दिखाई जाती है, क्योंकि अंदर की ओर छोटी रेखाओं वाली कंटूर होती है इस इससे पता चलता है कि डिप्रेशन कितना है, गड्ढा कितना गहरा है। ठीक है, और समतल भूमि काफी दूर दूर कंटूर रेखाएं होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पेस होगी ढाल उतना ही कम होगा, बहुत ज्यादा स्पेस है मतलब वो भूमि कैसी है? समतल है। ओके, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38, रिमोट सेंसिंग में ग्राउंड ट्रूथिंग का उद्देश्य क्या होता है? ग्राउंड ट्रूथिंग, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, सच, मतलब सच क्या है इसका पता लगाने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? ग्राउंड में जाते हो। देखिए, जैसे मान लो आपने किसी को कहा कि उससे उस जगह की इंफॉर्मेशन आप लेके आओ, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आया, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे सच मान लोगे? तो आप जाओगे उस जगह पर और पता लगाओगे कि ये जो डाटा हमारे पास आया है ये सच है या नहीं है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग। देखो भाई, मशीनें हैं, रिमोट सेंसिंग मशीनों से किया जाता है, मशीनों से कई बार गलतियां भी हो जाती है, तो उस गलती को ये जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी एक्चुअलिटी पता लगाने के लिए, उसे उसकी सत्यता जांचने के लिए ग्राउंड ट्रूथिंग की जाती है। तो सिंपल सी बात है, उपग्रह आंकड़ों का क्षेत्रीय सत्यापन करने के लिए ग्राउंड ट्रूथिंग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमोट सेंसिंग आपके सिलेबस में है। रिमोट सेंसिंग से प्राप्त चित्रों और आंकड़ों को वास्तविक क्षेत्र में जाकर जांचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्राउंड ट्रूथिंग कहते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि उपग्रह से प्राप्त जानकारी सही है और उसे मानचित्रण, भूमि उपयोग अध्ययन, पर्यावरण निगरानी आदि में भरोसेमंद रूप से उपयोग किया जा सकता है। आप बिना किसी प्रूव के उसे यूज नहीं कर सकते, तो ग्राउंड ट्रूथिंग आपको करनी ही पड़ेगी। उदाहरण के लिए यदि उपग्रह चित्र किसी क्षेत्र को वन क्षेत्र दिखाता है तो हमें ये ग्राउंड ट्रूथिंग करनी पड़ेगी, उस टीम को भेजना पड़ेगा कि जाकर के देख के आओ कि वहां पर एक्चुअल में वन है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हवाई छाया चित्रों से पैटर्न से क्या तात्पर्य है? हवाई छाया चित्रों में पैटर्न अरेंजमेंट होता है। ठीक है, पैटर्न का मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे ये पैटर्न हो गया, ये पैटर्न हो गया, ठीक है, ये पैटर्न हो गया, मतलब वस्तुएं जो है वो किस अरेंजमेंट में है। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखा जाता है पैटर्न में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पैटर्न किसी क्षेत्र में वस्तुओं जैसे खेत, पेड़, इमारतें, सड़कें की स्थानिक व्यवस्था और संगठन को दर्शाता है। ठीक है, यह बताता है कि वस्तुएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंध में व्यवस्थित, उनका समग्र रूप कैसा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए खेतों की आयताकार व्यवस्था रेगुलर पैटर्न में दिखाई जाएगी, प्राकृतिक वनस्पति का समान फैलाव इरेगुलर पैटर्न में दिखाई जाएगी। मानचित्र सामान्यीकरण में सिंप्लीफिकेशन का क्या अर्थ होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको सरल बनाना, जो आकृतियां उसको सरल कर देना, जटिल आकृतियों को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, मानचित्र पर सभी विवरणों को वास्तविक रूप में दिखाना संभव नहीं है, तब विशेषकर छोटे पैमाने पर। इसलिए जटिल आकृतियों को, जैसे कि नदियों की घुमावदार रेखाएं, तट रेखाएं, सड़कें, इनको सरल रूप में दर्शाया जाता है ताकि मानचित्र स्पष्ट और उपयोगी बन सके। यह प्रक्रिया मानचित्र को पढ़ने और समझने में आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण किसे माना जाता है? सीस्मिक वेव्स, हम कह सकते हैं भूकंपीय तरंगों को सबसे विश्वसनीय, सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू के रूप में आप इसे ले सकते हो। पेडी प्लेन का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? पेडी प्लेन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नदी अपरदन से पेडी प्लेन नहीं बनते हैं, नदी अपरदन से क्या बनते हैं? ये बनते हैं पेनी प्लेन। डेविस ने कहा था कि क्या बनते हैं? पेनी प्लेन बनते हैं। हिमानी अपरदन से क्या बनते हैं? आउट वॉश प्लेन। आउट वॉश प्लेन। पवन अपरदन से क्या बनते हैं? यहां पर इंसेलबर्ग बनते हैं, इंसेलबर्ग बनते हैं। ठीक है, पवन अपर्दन, देखो सिंपल सी बात है, डी डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। डी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी उच्चावच पर जब कोई एजेंट वर्क करता है, स्पेशली पवन या नदी, तो उसका जो ढाल है उसका अपक्ष होता है, या वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उसका ढाल अपक्षयित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो एलिवेटेड एरिया है वो समतल हो जाता है। तो इसी ही प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? पेडिप्लेन की प्रक्रिया हमें से कहते हैं। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखिए थोड़ा सा। पेडिप्लेन एक विशाल समतल स्थल रूप है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनता है, ज्यादातर पवन व जल वाले जो एरियाज होते हैं वहां पर। यह कई पेडिमेंट्स के आपस में मिल जाने से निर्मित हो। इसका निर्माण मुख्यतः होता है ढाल अपक्षय समतलीकरण प्रक्रिया से। जो हमारे पास ऑप्शन है उसकी अगर मैं बात करूं तो नदी अपरदन से पेडिप्लेन नहीं बनते हैं, हिमानी से नहीं बनते हैं, रेगिस्तानी स्थल रूप में बालू के टीले बनाते हैं, पेडिप्लेन नहीं बनाते हैं, ढाल अपक्षय समतलीकरण। देखो, पेडिप्लेन जो होता है वो ढालों के पीछे हटने और समतलीकरण की प्रक्रिया से बनता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान रखें। पेडिप्लेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? किंग ने दिया था, और किंग ने साफ साफ कहा था कि पेडिप्लेन कैसे बनते हैं, ढाल पीछे की तरफ हटते हैं तब। ठीक है, हालांकि स्लोप रिट्रीट का कॉन्सेप्ट अलग था, स्लोप डिक्लाइन का कॉन्सेप्ट अलग था। 43, पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में अल्बिदो का संबंध किससे? अल्बिदो का संबंध है किस मात्रा में
ऊर्जा जो है वो परावर्तित हो रही है, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, अलग अलग सरफेस की अलग अलग एल्बिडो होती है। स्मूथ सरफेस की एल्बिडो ज़्यादा होती है क्योंकि परावर्तन ज़्यादा होगा। अवशोषित ऊर्जा नहीं होता, परावर्तित ऊर्जा एल्बिडो में हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई सतह सूर्य के प्रकाश का कितना भाग परावर्तित करती है वो उस सरफेस की क्या कहलाती है, एल्बिडो कहलाती है। अलग अलग सतह की अलग अलग एल्बिडो होती है। देखिए यहाँ पर सरफेस दी गई है, एल्बिडो परसेंटेज दिया गया है और विशेष टिप्पणियां की गई है। ताज़ा बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 80 to 90%। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सी सरफेस का सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, ताज़ा बर्फ का। क्योंकि ये सबसे अधिक परावर्तन करती है, इसलिए बर्फीले क्षेत्र बहुत ज़्यादा चमकदार दिखते हैं। समुद्री बर्फ जो है उसका एल्बिडो ताज़ा बर्फ से कम होता है, 50 to 70% होता है। ठीक है, रेगिस्तानी में 40% होता है क्योंकि मध्यम परावर्तन होता है, गर्मी में भी प्रकाश काफ़ी प्रकाश लौटाती है। हरी घास का एल्बिडो 25% होता है। निर्मल या बेयर सोइल का जो होता है वो 17% होता है। कई बार ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दिया जाते हैं। कॉनीफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं उनका 8 to 15% होता है। ओपन जो ओशन होते हैं, खुले महासागर, उनका 6% होता है। फ्रेश एसफाल्ट मतलब ताज़ा जो डामर होती है उसका एल्बिडो भी 4% होता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ब्लैक जो सरफेस होती है ना उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ब्लैक सरफेस सब कुछ अवशोषित कर लेती है, इसीलिए तो वो ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है, ब्लैक सरफेस का काम ही यही है कि वो अवशोषण बहुत ज़्यादा करती है, परावर्तन बहुत कम करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो सोलर रेडिएशन को, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, तो गर्म हो जाते हैं वो कपड़े, इसलिए वाइट कपड़े पहनना चाहिए। ताजा जो डामर होती है उसका एल्बिडो होता है 4% के आसपास, लगभग काला होता है। सूर्य का प्रकाश लगभग पूरा का पूरा ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, परावर्तित नहीं करती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, 30%। ये आंसर दिया हुआ था ऑप्शन में। पृथ्वी कुल मिलाकर लगभग 1/3 प्रकाश परावर्तित करती है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था ये डिस्क्रिप्शन। मुख्य एल्बिडो, उच्च एल्बिडो वाली सतह कौन सी होती है, स्नो, आइस और डेजर्ट, क्योंकि अधिक प्रकाश परावर्तित करती है, ठंडक बनाए रखती है। निम्न एल्बिडो वाली सतह ओशन, फॉरेस्ट, एसफॉल्ट। ठीक है, अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है, गर्मी बढ़ाती है। ठीक है, क्लाइमेट फीडबैक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइमेट फीडबैक आप लोग सर्च करके देखना, ये हमारी सरफेस के लिए बहुत ज़्यादा घातक चीज़ है। इसकी वजह से ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है। हमारी जो हरकतें हैं ना वो क्लाइमेट फीडबैक को और ज़्यादा इंटेंस कर रही है। बर्फ़ पिघलने से एल्बिडो घटता है, बर्फ से एल्बिडो बढ़ता है, लेकिन बर्फ पिघलने से एल्बिडो घटता है। एल्बिडो घटने का मतलब होता है कि उस सरफेस की एब्जॉर्ब करने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो और ज़्यादा गर्मी होगी, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग तेज़ हो जाती है। एक बार सर्च करके देखना आप लोग, क्लाइमेट फीडबैक क्या होता है, क्लाइमेटिक फीडबैक। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो ज़्यादा तेज किसकी वजह से हो जाते हैं, उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सिंपल सी बात है, उन्हें जो ऊर्जा मिलती है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से देखने को मिलती है। जो जब जैसे मान लो वाष्प है, जब वाष्प का एक ड्रॉपलेट बनता है तो उसमें जिस उष्मा की वजह से वो जल वाष्प बना है वो उष्मा उस ड्रॉपलेट के अंदर कैद हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो वाष्प है वो संघनित होती है। जब ये संघनित होती है वाष्प, तो इस वाष्प के अंदर मौजूद जो ऊष्मा थी, जिसे हमने कहा गुप्त ऊष्मा, वो वायुमंडल के अंदर फैल जाती है, और जिसकी वजह से चक्रवात को एनर्जी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, संघनन से मुक्त होती है, जो उससे चक्रवात को एनर्जी मिलती है और चक्रवात और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, संघनन से मुक्त गुप्त ऊष्मा क्या होती है, चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र की सतह पर तब बनते हैं जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये ध्यान रखनी है। गर्म समुद्री जल में वाष्पीकरण होता है और वायुमंडल में जलवाष्प ऊपर उठती है। जब जब जलवाष्प सप्लाई होती रहेगी
जो चक्रवात है वो उतना ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। तभी तो आप लोग देखते हो कि जैसे ही लैंडफॉल होता है चक्रवात का मतलब जैसे ही लैंड पर पहुंचता है उसके पास जलवाष्प की जो सोर्स है वो पहुंच नहीं पाती। जब जलवाष्प नहीं पहुंचती है तो उसको लेटेंट हीट नहीं मिलती है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा जो है वो नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे जो चक्रवात होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जब तक पानी पर रहेगा उसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलती रहेगी और जो चक्रवात है वो इंटेंसिफाई होता चला जाएगा। लेकिन सरफेस पर आता है जैसे ही वो लैंड सरफेस पर, तो उसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलना बंद हो जाती है, तो वो धीरे धीरे मरना भी प्रारंभ हो जाता है, खत्म होना प्रारंभ। जब यह जलवाष्प ऊपर जाकर संघनित होती है उसमें से गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है, यही गुप्त ऊष्मा जो है चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करती है और उसे तीव्र बनाती है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये टेम्परेचर ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना और एक ये ध्यान रखना, ठीक है। 45 थर्मोक्लाइन का सर्वाधिक स्पष्ट विकास किस महासागर में पाया जाता है। देखो थर्मोक्लाइन की अगर मैं बात करूं तो समुद्र की जो गहराई होती है उसमें लेयर्स पाई जाती है और वो लेयर्स जो है वो सबसे ज्यादा जो विकसित होती है वो उष्ण कटिबंध में होती है। उष्ण कटिबंध में तीन लेयर्स डेवलप होती है, सरफेस लेयर, थर्मोक्लाइन और नीचे वाले डीप लेयर, ठीक है। तो थर्मोक्लाइन जो है वो उसका स्पष्ट विकास जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में थर्मोक्लाइन का विकास नहीं पाया जाता है, थर्मोक्लाइन नहीं पाई जाती, ऊपर से लेकर के नीचे तक केवल एक या दो लेयर पाई जाती है, ठीक है। मानव भूगोल में सेंस ऑफ प्लेस क्या होता है। मानव भूगोल में सेंस ऑफ प्लेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। सेंस ऑफ प्लेस क्या होता है, स्थान का भौगोलिक स्थान नहीं, ये होता है स्थान के प्रति भावनात्मक लगाव, ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्थान के प्रति आपका लगाव जो है वो उस स्थान का क्या कहलाता है, सेंस ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में बहुत बार देखा है कि हम अपने पुरखों की जमीन जो है वो बेच करके नहीं जाएंगे। अपने जो बूढ़े लोग होते हैं वो जमीन पर जो है वो ऐसे मान लो कब्जा जमा करके ही बैठ जाते हैं कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इस सरफेस को मैं, इस जगह को मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस जगह के साथ उस इंसान के भावनात्मक लगाव होते हैं, भावनाएं जुड़ी होती है, उसकी यादें जुड़ी होती है उसके साथ की, पूरी जिंदगी भर उसने उसमें उसकी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव थे वो उसी जगह पर देखे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेंस ऑफ प्लेस क्या होता है, किसी भी स्थान के प्रति भावनात्मक लगाव सेंस ऑफ प्लेस कहलाता है। ये देखिए, द इमोशनल कल्चरल एंड पर्सनल अटैचमेंट पीपल डेवलप टूवर्ड अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी जगह पर वो रहते हैं तो उसका अटैचमेंट हो ही जाता है। इट इज नॉट जस्ट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेस बट ऑल्सो द मीनिंग्स मेमोरीज एंड फीलिंग्स एसोसिएटेड विद इट, उसकी फीलिंग्स जुड़ी होती है, उसकी मेमोरीज, उसकी यादें जुड़ी होती है, उसका मतलब जुड़ा होता है, उसकी जिंदगी के मायने जुड़े होते हैं उस जगह से, ठीक है। 47 मानव भूगोल में टाइम स्पेस कंप्रेशन की अवधारणा किससे संबंधित है। सिंपल सी बात है, परिवहन एवं संचार में प्रगति, मतलब टाइम और जगह सिकुड़ गई। पहले जब परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं नहीं थी तो 10 किलोमीटर भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी दूर है, और अब 10 किलोमीटर एक चुटकियों में, आप 5 मिनट में मोटरसाइकिल उठा करके 10 मिनट को कवर कर सकते हैं, तो टाइम भी कम हो गया और जो जगह थी मतलब इतनी बड़ी जो 10 किलोमीटर हमें लगती थी वो बस सेकंडों में हम पार कर लेते हैं। तो इस इन टाइम और स्पेस का क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो किससे हुआ, परिवहन एवं संचार में प्रगति से हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 मानव भूगोल में कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, किसी के जीमना है मतलब किसी की शादी है, 2000 लोगों का वहां पर खाना बना है, ठीक है, मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, 2000 लोग। अगर 2500 लोग पहुंच गए तो 500 लोग तो आधे भूखे जाएंगे। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है एक वहन क्षमता, कि आप कितने लोगों को कैरी कर सकते हैं। कोई वाहन होता है उसकी उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी होती है, कोई लैंड होता है उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसके पास फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं, वो उतने ही लोगों की सर्वाइवलिटी को, उतने ही लोगों को सर्वाइव करवा सकता है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या वहन उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। 49 मानव विकास में इक्विटी का क्या तात्पर्य है। इक्विटी, 4 पिलर्स दे रखे हैं आप लोगों के मानव विकास में, 4 पिलर्स, 4 स्तंभ। कौन कौन से हैं मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, मुझे याद आ रहे हैं। देखो एक तो है
इक्विटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है एम्पावरमेंट, चौथा है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये है, शायद यही चार है, एक बार कंफर्म कर देना, मुझे देखे, मुझे कमेंट करके बताना है क्या गलत है या सही है। तो इक्विटी का आप लोगों को मतलब पूछा गया, एक तो होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, इक्विटी और इक्वालिटी। आय में समानता नहीं है, अवसरों की समानता क्या कहलाती है, इक्विटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। 50 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने यहाँ पर। पंचमक यानी कि क्वेनरी एक्टिविटीज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन किस में किया जाता है, प्राइमरी में भी किया जाता है और सेकेंडरी में भी किया जाता है। प्राइमरी में जो प्रोडक्शन, थर्ड टर्शियरी में भी किया जाता है। देखो, प्राइमरी में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कच्चे माल का किया जाता है, सेकेंडरी में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किसी चीज़ का किया जाता है, टर्शियरी में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो सेवा का प्रोडक्शन किया जाता है, सेवा उत्पादित की जाती है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निर्णय और नीति निर्माण वाली जो मतलब डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो क्विनरी एक्टिविटीज के थ्रू की जाती है। मतलब जो हायर अथॉरिटीज होती है ना, वो क्विनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है। लाइक पीएम, पार्लियामेंट की जो मिनिस्ट्री है वो डिसीजन बनाती है भाई, कानून बनाती है। इसके अलावा किसी कंपनी का सीईओ, वो भी क्विनरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाएगा। इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो है वो क्वार्टरनरी में आएगा, क्वार्टरनरी। देखो, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होती है, आईटी एजुकेशन कंसल्टेंसी। क्विनरी एक्टिविटीज डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप रोल्स होते हैं दैट गाइड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज इन सोसाइटी एट लार्ज। क्विनरी एक्टिविटीज में ऐसे लोग आते हैं जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में काम करने वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो गाइड करने वाला क्विनरी एक्टिविटीज में आएगा, डिसीजन लेने वाला क्विनरी एक्टिविटीज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम किस राज्य में होता है। सबको पता है केरल राज्य में होता है, सी। 1 जून की डेट निर्धारित की गई है। कितनी जून, 1 जून। राजस्थान में कब आता है, राजस्थान की डेट बताओ देखे। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, बताओ। आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है या उड़ीसा है। मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश होगा। चलिए, भारत में अबरक का उत्पादन कई राज्यों में होता है, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य है। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सबसे ज्यादा माइका और प्रोड्यूसिंग किस में की जाती है, आंध्र प्रदेश में की जाती है। विशेष रूप से नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट, भारत के पास विश्व के सबसे बड़े अबरक भंडार है और आंध्र प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा उत्पादक। इसके अलावा झारखंड का कोडरमा, गिरिडीह है, हजारीबाग। बिहार में गया, मुंगेर। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा। उड़ीसा में कोरापुट। ये ध्यान रखना। भारत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को बस एक चीज पता होना चाहिए, भारत का मैनचेस्टर, जो भारत का मैनचेस्टर होगा वो ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र होगा। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो, कोयम्बटूर जो है वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। नागपुर कुछ नहीं है बेचारा। ठीक है, नागपुर भी है क्या, एक बार कमेंट करके बताना देखे क्या है। तो अहमदाबाद जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र है। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में पाया जाता है, सबको पता है केरला में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत लिंग अनुपात कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, भारत का कितना है? 943। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरला में है, कितना है? 1084 महिलाएं। सबसे कम लिंग अनुपात 877 महिलाएं, कहाँ पर? हरियाणा में। तीनों चीज़ ध्यान रखनी, भारत का 943, केरला का 1084, हरियाणा का 877। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रमुख आंकड़े देखिए, तमिलनाडु केरला में 1084, सेकंड नंबर 996 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, हरियाणा 877। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का औसत 943। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीन तो ध्यान रखना आप लोग, ये अरेंज करने के लिए। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन सबको पता है, असम के बागानों की चाय। क्वेश्चन नंबर 56, मानचित्र में लार्ज स्केल मैप का मुख्य लाभ क्या है? लार्ज स्केल मैप का सिंपल सी बात है कि इसमें इंफॉर्मेशन आप अच्छी खासी दिखा सकते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल जो मैप बनाया जाता है वो छोटे एरिया के लिए बनाया जाता है, लाइक किसी गांव का, किसी शहर का, या किसी के प्लॉट का, या किसी के खेत का, उसमें इंफॉर्मेशन आप दिखा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, लार्ज स्केल मैप का मतलब होता है कि उस मैप में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। छोटे क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, बड़े क्षेत्र का नहीं। ठीक है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में फॉर्म लाइंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्थलाकृतिक मानचित्रों में फॉर्म लाइंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्म लाइंस का मतलब अनुमानित ऊंचाई दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्ट एलिवेशन दिखाने के लिए किसका? बेंचमार्क या जो भी है उसका यूज किया जाता है, लेकिन अनुमानित ऊंचाई दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉर्म लाइंस का उपयोग किया जाता है। फॉर्म लाइंस का उपयोग अनुमानित ऊंचाई दिखाने के लिए किया जाता है क्या? एक बार देखते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेट हाइट दिखाने के लिए किया जाता है। 1 मिनट रुकना आप लोग, ठीक है? मैं आ रहा हूँ।
गाइस मैंने माइक को ऑन नहीं किया और पढ़ाने लग गया। चलो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं इसको कट करके फिर डाल देता हूँ। ठीक है।